भारत के जो इतने शानदार, इतने भव्य मंदिर हैं, इनकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होते हैं? चलिए आज इसी पड़ताल में समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इनकी जड़ों को खोजते हैं। तो जब भी कोई एक पुराने भारतीय मंदिर के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? शायद कोई बहुत बड़ी, एकदम जटिल सी इमारत। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या इनकी शुरुआत भी इतनी ही ग्रैंड थी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंका दे। इनकी शुरुआत ऊंचे ऊंचे महलों या विशाल इमारतों से नहीं हुई, बल्कि बहुत ही साधारण, बिल्कुल सादे पत्थर के कमरों से हुई थी। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, जो शुरू होती है उन सबसे पहले पत्थर के मंदिरों से। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि गुप्त काल से पहले के मंदिर हमें आज क्यों नहीं मिलते? इसका सीधा सा कारण ये है कि तब ज्यादातर मंदिर लकड़ी, बांस या मिट्टी की ईंटों से बनते थे। मतलब ऐसी चीजों से जो वक्त के साथ टिक नहीं पाई। इसीलिए पत्थर का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है सांची के मंदिर नंबर 17 की। इसे हम आर्किटेक्चर का एक ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप कह सकते हैं। डिजाइन में ये एकदम सिंपल था। सोचिए, बस एक चौकोर कमरा जिसे गर्भगृह कहते हैं और उसके आगे 4 खंभों वाला एक छोटा सा पोर्च, बस। लेकिन इसकी ये सादगी ही अपने आप में क्रांति थी। ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की दिशा में उठाया गया पहला सबसे अहम कदम था। तो ये तो था एक छोटा सा बीज। अब सवाल ये है कि इस बीज से एक बड़ा पेड़ कैसे बना? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है गुप्त काल में, जिसे अक्सर स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यहीं से मंदिर वास्तुकला ने एक नई और ज्यादा जटिल शक्ल लेना शुरू किया। और इस डेवलपमेंट को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी ब्राउन का एक कोटेशन बहुत अच्छा है। उन्होंने देवगढ़ के दशावतार मंदिर को देखकर जो कहा, वो उस दौर की कलात्मक छलांग को एकदम साफ साफ दिखाता है। तो आखिर क्या खास था इस दशावतार मंदिर में? देखिए, इसने सांची के उस सिंपल से ब्लूप्रिंट को एक नया लेवल दे दिया। पहली बार एक ऊंचा प्लेटफॉर्म, जिसे जगदी कहते हैं, उस पे मंदिर बना। फिर एक शुरुआती पिरामिड जैसा टावर यानी कि शिखर देखने को मिलता है। और हाँ, दरवाजों और दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी, जिसमें भगवान विष्णु की कहानियां बताई गई हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये कला और कहानी का एक संगम था। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 8वीं शताब्दी में। यहां हम 2 ऐसे मास्टरपीस देखेंगे जो लगभग एक ही टाइम पर बने, लेकिन उन्हें बनाने का तरीका, उनकी फिलॉसफी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जरा सोचिए इस बात को। एक ही पीढ़ी के लोग 2 अलग अलग जगहों पर आर्किटेक्चर को 2 बिल्कुल अलग तरीकों से देख रहे थे और बना रहे थे। पहला है महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। इसे बनाने का तरीका वो था जिसे हम स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर कहते हैं। मतलब जैसे हम लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ बनाते हैं, वैसे ही कारीगरों ने ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर काटे और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर जोड़कर बंगाल की खाड़ी के किनारे ये शानदार मंदिर खड़ा कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन का एक बेमिसाल नमूना है। और फिर दूसरी तरफ है एलोरा का कैलाश मंदिर। ये तो दिमाग को चकरा देता है, क्योंकि इसे बनाया ही नहीं गया। इसे तो एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर निकाला गया है। सोचिए, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का एक ऐसा उदाहरण है जहां बनाने की जगह हटाने पर जोर था। और इसके स्केल का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 32.6 मीटर। ये है कैलाश मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई, यानी कि करीब करीब एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। और ये सब कुछ एक ही चट्टान से तराशा गया है। कमाल है ना? तो चलिए अब इन दोनों की फिलॉसफीज को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है बनाना और दूसरी तरफ है तराशना। हाँ, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इन 2 आइडियाज को ठीक से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर, इसका मतलब है अलग अलग हिस्सों जैसे पत्थर के ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ खड़ा करना। और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, इसका मतलब है एक ही बड़ी चीज जैसे कि एक पहाड़ में सिर्फ फालतू हिस्सा हटाकर एक स्ट्रक्चर को बाहर निकालना। एक है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन। ये तुलना इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। शोर टेम्पल बहुत सारे ग्रेनाइट ब्लॉक्स से मिलकर बना। कैलाश मंदिर सिर्फ ओक चट्टान से तराशा गया। शोर टेम्पल जमीन से ऊपर की तरफ बना और कैलाश मंदिर पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ खोदा गया। एक कंस्ट्रक्शन का मास्टरपीस तो दूसरा खुदाई का। वाकई 2 बिल्कुल अलग सोच।
कैलाश मंदिर को बनाने का तरीका तो सच में यकीन से परे है। कारीगरों ने पहाड़ के टॉप से काम शुरू किया। उन्होंने पहले वर्टिकली नीचे की तरफ खुदाई की ताकि पूरे मंदिर का बाहरी ढांचा चट्टान से अलग हो जाए, और फिर उसके बाद उन्होंने अंदर के कमरे, हॉल और खंभे खोखले किए। जरा सोचिए, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। छेनी का एक भी गलत वार और सदियों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। तो इन प्राचीन चमत्कारों की ये विरासत आज कहाँ खड़ी है? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जो इन सदियों पुरानी इमारतों को हमारे आज के दौर से जोड़ता है। देखिए, ये अद्भुत मंदिर सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी जीवित हैं। ये हमारी जीती जागती विरासत हैं जो आज के जमाने की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है तुंगनाथ मंदिर। माना जाता है कि यह 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है, 3680 मीटर की ऊंचाई पर। और आज की चुनौती यही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की एक स्टडी के मुताबिक ये प्राचीन मंदिर अब झुक रहा है। जो मेन मंदिर है वो करीब 5 से 6 डिग्री तक झुक गया है, और जो छोटी मोटी इमारतें हैं वो तो 10 डिग्री तक झुक गई हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक छोटे से पत्थर के कमरे से शुरू होकर एक पूरे पहाड़ को तराशने तक का ये सफर इंसान की सोच और हिम्मत की एक अविश्वसनीय कहानी कहता है। लेकिन जैसे जैसे पत्थर की ये विरासतें भविष्य की ओर झुक रही हैं, सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये गिर ना जाएं।